नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहुत ही मुझे लगता है प्रासंगिक विचार से करेंगे। उन्होंने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया है। और ये बात आज के हमारे विषय पर यानी पहाड़ों के विकास पर बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठती है। हम दशकों से एक ही तरह की सोच से पहाड़ों को, जिसे हम विकसित करना कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजे तो हमारे सामने हैं ही। बिल्कुल, आज हम इसी सोच को, इसी पारंपरिक सोच को चुनौती देंगे। हमारी आज की गहन पड़ताल का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों का सतत विकास। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैदानों के लिए बने जो विकास के मॉडल हैं, वो पहाड़ों में जाकर क्यों और कैसे बिखर जाते हैं। और ये चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। ये लेख पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक, कह सकते हैं कि पूरी तरह से नई नीतिगत रूपरेखा की जोरदार वकालत करता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो नीति निर्माण से जुड़े हैं या फिर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पर्यावरण, भूगोल और शासन मतलब गवर्नेंस, इन तीनों के दृष्टिकोण से ये एक बेहद अहम विषय है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे की जड़ में चलते हैं। ये जो मूल समस्या है वो आखिर है क्या? ऐसा क्यों है कि पहाड़ जो हमें इतना कुछ देते हैं, हमारी विकास की नीतियों में हमेशा हाशिए पर ही रहते हैं? देखिए, मूल समस्या एक तरह के विरोधाभास में छिपी है। विरोधाभास? हाँ। कैसा विरोधाभास? पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, आप सोचिए, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को मीठा पानी, जैविक विविधता और जल विद्युत जैसी जीवनदायी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये तो सही है। लेकिन जब उनके अपने विकास की बात आती है तो हमारे पास कोई ठोस मतलब विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया कोई नीतिगत ढांचा ही नहीं है। अच्छा। हमारी जो वर्तमान नीतियां हैं वो एक मैदानी पूर्वाग्रह या प्लेन्स बायस से ग्रस्त हैं। मैदानी पूर्वाग्रह, ये एक शक्तिशाली शब्द है। इसका व्यवहार में क्या मतलब होता है? हम असल में गलती क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम पहाड़ों को भी उन्हीं पैमानों से नापते हैं जो मैदानों के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ? हाँ, जैसे जीडीपी ग्रोथ, कितनी सड़कें बनी, कितने उद्योग लगे। ये नीतियां मैदानों के अनुभवों के आधार पर बनाई गई हैं और ये पहाड़ों की जो जटिल और अनूठी वास्तविकताएं हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। पूरी तरह से। इसीलिए लेख इस बात पर जोर देता है कि हमें मोन्टोलॉजी नाम की एक एकीकृत ज्ञान प्रणाली की जरूरत है जो सिर्फ पहाड़ों को उनके अपनी शर्तों पर समझने पर केंद्रित हो। तो अगर जीडीपी जैसे पैमाने गलत हैं तो फिर सही पैमाने क्या हो सकते हैं? क्या किसी ने ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश की है, खासकर पहाड़ों के लिए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और दुनिया भर में इस पर बहस चल भी रही है। कुछ जगहों पर वेलबीइंग इंडेक्स या नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग जैसे प्रयोग हो रहे हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थिरता को मापते हैं। अच्छा। और ये वही मापदंड हैं जिन्हें मानव विकास सूचकांक मतलब HDI और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs में भी महत्व दिया गया है। तो जब तक हम सिर्फ आर्थिक वृद्धि को ही विकास मानते रहेंगे तब तक पहाड़ों का विनाश ही होगा, विकास नहीं। मतलब हम पहाड़ों पर मैदानी चश्मा लगाकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमें सब कुछ धुंधला दिख रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जोशीमठ जैसी त्रासदी होती है। जोशीमठ का धंसना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं, बल्कि इसी मैदानी पूर्वाग्रह का एक मानव निर्मित परिणाम है, जहां विकास के नाम पर पहाड़ों की जो नाजुकता है उसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया। और यहीं पर यह चर्चा वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस समस्या के समाधान के रूप में लेख एक नए वैचारिक ढांचे का प्रस्ताव करता है जिसे पर्वतीय विशेषताएं या माउंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। ये क्या है? ये वो मौलिक गुण हैं जो पहाड़ों को मैदानों से पूरी तरह अलग करते हैं। आप इसे एक तरह का चेकलिस्ट समझ सकते हैं। एक चेकलिस्ट? हाँ, अगर कोई नीति इन विशेषताओं पर खरी नहीं उतरती तो वो पहाड़ों के लिए सही नहीं हो सकती। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इन विशेषताओं की जड़ क्या है? सबसे बुनियादी स्तर पर पहाड़ों को क्या चीज पहाड़ बनाती है? सबसे बुनियादी स्तर पर है प्राथमिक विशेषताएं यानी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत सीधी हैं। पहली ऊर्ध्वाधरता मतलब वर्टिकैलिटी यानी उनकी खड़ी ऊंचाई, और दूसरी ढलान वाली भू आकृति स्लोपिंग लैंडस्केप।
ये दोनों एक साथ मौजूद होने चाहिए। अच्छा, दोनों एक साथ। हाँ, अगर कोई भूभाग बहुत ऊंचा तो है लेकिन उसमें ढलान नहीं है, जैसे तिब्बत का पठार, तो उसे पठार माना जाएगा, पर्वत नहीं। ठीक है। आमतौर पर 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने भी अपने वर्गीकरण में इसी तरह के मानकों का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये हुई प्राथमिक विशेषताएं, ऊंचाई और ढलान। अब ये दो बुनियादी चीजें मिलकर किस तरह का माहौल बनाती हैं? ये प्राथमिक विशेषताएं ही दूसरी श्रेणी को जन्म देती हैं, यानी पर्यावरणीय विशेषताओं को, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। और इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। जब आप अस्थिरता की बात करती हैं तो मुझे तो सीधे जोशीमठ संकट याद आता है। क्या हम कह सकते हैं कि वो इसी मैदानी पूर्वाग्रह का एक दुखद परिणाम था, जहां इस मौलिक विशेषता को नजरअंदाज किया गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जिन टेक्टोनिक प्रक्रियाओं से हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं, वही उन्हें संरचनात्मक रूप से बेहद नाजुक भी बनाती हैं। जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा शहर है। ये भूगर्भीय रूप से एक अस्थिर क्षेत्र है पहले से ही। जी। इसके बावजूद वहां अनियंत्रित निर्माण हुआ, जल विद्युत परियोजना के लिए सुरंगों का निर्माण और जल निकासी की खराब व्यवस्था ने उस नाजुक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि जब आप पहाड़ों की अस्थिरता को भूलकर मैदानी विकास मॉडल थोपते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल। ये तो बहुत भयावह है। दूसरी पर्यावरणीय विशेषता क्या है? दूसरी है जलवायु विविधता, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। पहाड़ अपने आप में जलवायु निर्माता होते हैं। जलवायु निर्माता, हाँ, ऊंचाई ढलान का सूर्य की ओर होना या न होना और हवाओं के पैटर्न के कारण यहाँ बहुत छोटे छोटे इलाकों में भी अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट पाए जाते हैं। अच्छा। आप देखेंगे कि एक ही पहाड़ की एक ढलान पर घने जंगल हैं और दूसरी तरफ शायद सिर्फ झाड़ियां। और यही विविधता पहाड़ों की समृद्ध जैव विविधता का आधार बनती है, जो उन्हें एक अनमोल खजाना बनाती है। बिल्कुल, यही जलवायु विविधता अनगिनत वनस्पतियों और जीवों को पनपने का मौका देती है। कृषि, बागवानी और वानिकी जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए इस विविधता की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। और तीसरी पर्यावरणीय विशेषता इन्हीं दोनों से निकलती है, यानी जटिल पारिस्थितिक संबंध, कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल रिलेशंस। ये सभी मिलकर एक ऐसा जटिल और संवेदनशील वातावरण बनाते हैं जो मैदानों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन इस अनोखे भूगोल का वहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी, उनके समाज और उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? यही तो आकर्षक बात है। ये पर्यावरणीय विशेषताएं सीधे तौर पर सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को आकार देती हैं। जैसे पहाड़ों की सबसे पहली और स्पष्ट सामाजिक आर्थिक चुनौती है दुर्गमता। खड़ी ढलान और नाजुक भूगोल के कारण यहाँ पहुँचना और सामान ले जाना हमेशा से मुश्किल और महंगा रहा है। लेकिन आज के जमाने में, मतलब अब तो सड़कें बन गई हैं, इंटरनेट है, संचार के साधन है, ये दुर्गमता तो अब उतनी बड़ी चुनौती नहीं रही होगी। ये एक दो-धारी तलवार है और ये समझना नीति निर्माताओं के लिए सबसे जरूरी है। कैसे? एक तरफ अच्छी बात यह है कि सड़कें बनने से दूर दराज के गांव मुख्य धारा से जुड़ते हैं, उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही पहुंच आसान होती है, मैदानी इलाकों के जो शक्तिशाली हित समूह हैं और बाजार की ताकतें हैं, वो आसानी से पहाड़ों के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगती हैं। जैसे कि पानी, खनिज, लकड़ी, औषधीय जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि सस्ता श्रम, इन सब पर उनका नियंत्रण हो जाता है और वे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये एक अजीब विरोधाभास है। मतलब जिस सड़क को हम विकास का रास्ता समझ रहे हैं, वही सड़क स्थानीय संसाधनों के शोषण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के हाशिए पर जाने का रास्ता भी बन जाती है। ये तो नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और विशेषता है सामग्री की आवाजाही में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू मूवमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने बताया था कि मैदान में 10 किलोमीटर सड़क बनाने के बजट में वो पहाड़ में मुश्किल से 2 किलोमीटर बना पाते थे। सिर्फ 2 किलोमीटर? हाँ, उनका कहना था वहां गुरुत्वाकर्षण आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा खर्च है।
हर चीज को खड़ी ढलानों पर ऊपर ले जाने की जो लागत है, वो निर्माण परियोजनाओं को मैदानों की तुलना में कई गुना महंगा बना देती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम विकास को रोक सकते हैं? अगर कोई गांव सड़क चाहता है ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सकें या बीमार अस्पताल पहुंच सकें, तो क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि नहीं, इससे आपकी अर्थव्यवस्था पर बाहरी कब्जा हो जाएगा? ये तो एक असंभव विकल्प लगता है। ये एक असंभव विकल्प है और कोई भी विकास रोकने की बात नहीं कर रहा। सवाल विकास का नहीं है, सवाल है किस तरह के विकास का। किस तरह का विकास? क्या हम ऐसी सड़कें बना सकते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा टिकाऊ हों? क्या हम स्थानीय समुदायों को संसाधन प्रबंधन में भागीदार बना सकते हैं ताकि बाहरी शोषण ना हो? और पर्यटन? हाँ, क्या हम पर्यटन को इस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं जिससे पैसा स्थानीय लोगों की जेब में जाए, न कि मैदानी इलाकों की बड़ी कंपनियों के पास? हमें विकास के मॉडल को ही बदलना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, जमीन के उपयोग के बारे में लेख क्या कहता है? ये एक और बड़ी चुनौती है जिसे हम सीमित भूमि उपयोग या रिस्ट्रिक्टेड लैंड यूज कह सकते हैं। मैदानों में जहां 80 से 90% भूमि खेती योग्य हो सकती है, वहीं पहाड़ों में ये आंकड़ा मुश्किल से 10 से 20% होता है। बस 10 से 20%? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि खेती योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत कम है, और जो भूमि है भी वो समतल नहीं है। उस पर सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं जिनकी देखभाल में बहुत मेहनत लगती है। लेख में एक जगह हिमालय जैसे क्षेत्रों को हाइड्रोलॉजिकल ब्लैक बॉक्स कहा गया है। ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पानी से संबंधित जो पर्यावरणीय प्रक्रियाएं हैं, उन पर हमारे पास पर्याप्त और विश्वसनीय डेटा की कमी है। डेटा की कमी? जी, बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है, ग्लेशियरों की सेहत कैसी है, बारिश का पैटर्न कैसे बदल रहा है। हम इन जटिल सिस्टम्स को पूरी तरह से समझे बिना ही इनमें बड़े बड़े हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। और इस जानकारी के अभाव का परिणाम हमें 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 2021 की चमोली आपदा जैसी घटनाओं में दिखता है। निश्चित रूप से ये आपदाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि जब हम बिना पूरी समझ के प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति अपना संतुलन साधने की कोशिश करती है, और उसकी कीमत इंसानी जानों को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही जलवायु परिस्थितियां और बर्फ से ढकी चोटियां पर्यटन के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं, जो कई पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो चुनौती ये है कि इस पर्यटन को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। एग्जैक्टली। पहाड़ों की एक और बड़ी क्षमता जल विद्युत की है। इस पर अक्सर विवाद भी होता है। लेख इस बारे में क्या कहता है? पहाड़ों में खड़ी ढलान और नदियों के तेज बहाव के कारण जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर की भारी क्षमता है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में बड़े बांधों का अक्सर विरोध होता है। इससे कई कारण है ना? हाँ, कई कारण है। सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन और पुनर्वास का है, जिसकी प्रक्रिया अक्सर अनिश्चित और असंतोषजनक होती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में पानी के बहाव का पैटर्न बदल रहा है, जिससे इन महंगी परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता पर ही सवाल उठ रहे हैं। और अंत में इन सभी भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं का वहां के समाज और संस्कृति पर क्या असर होता है? देखिए, दुर्गमता के कारण यहाँ ऐतिहासिक रूप से छोटी और बिखरी हुई बस्तियां बसी। इससे एक तरफ तो अनूठी और विविध संस्कृतियां पनपी, हाँ ये तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये समुदाय अक्सर राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर चले गए। और अब मैदानों की मजबूत अर्थव्यवस्था और बाजार की ताकतें पहाड़ों से मैदानों की ओर पलायन को बढ़ावा देती हैं, जिससे एक असमान आर्थिक संबंध बनता है। हाँ, जहां पहाड़ अक्सर संसाधनों के आपूर्तिकर्ता बनकर रह जाते हैं और उनके अपने गांव घोस्ट विलेजेस यानी भुताहा गांव बनते जा रहे हैं। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पहाड़ों के विकास के लिए ये जो एक आकार सब पर फिट वाला दृष्टिकोण है, ये ना सिर्फ विफल हुआ है बल्कि विनाशकारी साबित हुआ है। मैदानी पूर्वाग्रह को त्याग कर हमें पर्वतीय विशेषताओं पर आधारित एक नई समग्र और संवेदनशील नीतिगत रूपरेखा की अत्यंत आवश्यकता है। और ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। एक नया पर्वतीय विज्ञान या मोन्टोलॉजी विकसित करना सिर्फ एक विकल्प नहीं बचा है अब, बल्कि ये एक जरूरत है। बिल्कुल, ये पर्वतीय पर्यावरण और वहां रहने वाले करोड़ों समुदायों दोनों की भलाई और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
हमें पहाड़ों को उनकी अपनी शर्तों पर समझना होगा। और यहीं से समाधान की दिशा में एक विचार निकलता है। आज दुनिया में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान यानी पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज की अवधारणा जोर पकड़ रही है। जी। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग प्राकृतिक सेवाओं का लाभ उठाते हैं वो उनके संरक्षण के लिए भुगतान करें। एक बहुत ही प्रासंगिक और शक्तिशाली विचार है ये। तो इस अवधारणा को भारत के संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता है? क्या ये संभव है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी राज्य जो पूरी तरह हिमालय की नदियों पर निर्भर हैं, हाँ, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी पर पूरी तरह निर्भर हैं, वे उत्तराखंड और हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों को उनके जंगल, ग्लेशियर और नदियों को बचाने के लिए सीधे तौर पर मुआवजा दें? ये नीति निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसे लागू करने में राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने भी राज्यों को उनके वन क्षेत्र के आधार पर कुछ प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी। हमें इसी दिशा में एक मजबूत संघीय तंत्र बनाने की जरूरत है। एक ऐसा तंत्र जहां पहाड़ों द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का एक आर्थिक मूल्य तय हो। इससे पहाड़ों को उनकी सेवाओं के लिए उचित सम्मान और संसाधन मिलेंगे। और मैदानी राज्यों को भी एहसास होगा कि उनके पानी का स्रोत असीमित नहीं है। बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह का वित्तीय तंत्र बनाना सिर्फ एक अच्छी सोच है, या ये हमारी राष्ट्रीय जल और खाद्य सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य शर्त बन चुकी है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, खासकर यदि आप सिविल सेवा या नीति निर्माण से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर ऐसी ही गहन पड़ताल करें, तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक सीखते रहें।